गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। कल जो पहला वीडियो आया था बेटा, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर यानी भौतिक जगत के बारे में बात की थी। तो हमारी कल जो बात हो रही थी बेटा, वहीं से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या बात हो गई थी। कल हमने आपको ये बताया था बेटा कि भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान को दो जगह डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है जिसे हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है जिसे हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। हमने आपको ये बताया था बेटा, मैक्रोस्कोपिक जो होती है इसे हम का चिर भौतिकी यानी जो पहले की भौतिक विज्ञान है, यानी मूल भौतिक विज्ञान, प्राचीन भौतिक विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते थे बेटा, मैक्रोस्कोपिक। और जो माइक्रोस्कोपिक होती है इसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, सॉरी आधुनिक फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। कल हमने आपको ये बता दिया था बेटा कि ये जो हमारी मैक्रो होती है इसे हम क्या बोलते हैं। वैसे अगर इसका नाम पूछा जाए तो हमने बताया था, क्या बताना है नाम, बताओ कि नाम किसी को याद है? इसका नाम बताया था स्थूल भौतिकी। क्या बताया था बेटा? स्थूल भौतिकी। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? न्यूटन। कल हमने बताया था जो स्थूल भौतिकी है इसके जनक आपके हैं न्यूटन। कौन से हैं बेटा? न्यूटन। स्थूल भौतिकी जो आपकी है इसके हमने जनक बताए थे आपको न्यूटन। और जो आपकी ये मॉडर्न यानी ऐसे बोल सकते हम जो माइक्रो भौतिकी है इसके जनक कौन से थे? मॉडर्न फिजिक्स है, इसके जनक थे आइंस्टीन। क्या नाम बताया था बेटा? आइंस्टीन। ठीक है, अब इसको ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। हमने जो बताया था बेटा, कल हमारी जो अध्ययन हमने किया था वो हमने किया था स्थूल भौतिकी यानी मैक्रो फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स के बारे में, मैक्रोस्कोपिक के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने आपको बताया था बेटा, मैक्रो का जो पहला पार्ट होता है उसे यांत्रिक बोलते हैं, यांत्रिकी। इसके अंतर्गत हम प्रकाश की, दूसरा दोलन तथा तरंग, तीसरा पार्ट आपका आएगा ऊष्मागतिक यानी ऊष्मागत की। ठीक है, इसे ऊष्मागत की बोल सकते हैं। और विद्युत की, विद्युत की यानी हम इसके बारे में 5 चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसे हम विद्युत की कहते हैं। ठीक है, 5 चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने बताया था यांत्रिकी क्या थी बेटा? यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे किसी कण की चाल, वेग, न्यूटन के नियम, जड़त्व का नियम, संवेग। ये सब किसके अंतर्गत हम लोग करेंगे? ये हम लोग अध्ययन करेंगे यांत्रिकी के अंतर्गत। प्रकाश की जो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण, गोली दर्पण, ये सारे प्रकाश की, दोलन, ऊष्मा के बारे में, ऊष्मागत की, हीट के बारे में, विद्युत के बारे में। ठीक है, तो हमें लगता है यहां तक आपका कंप्लीट होगा, यहां तक ये आपने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम आज का जो टॉपिक चालू होता है वो हम थोड़े आगे अगले स्टेप से चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैक्रो भौतिकी। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म भौतिकी। कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। ये जो मैक्रोस्कोपिक होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म भौतिकी। क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्म भौतिकी। इसका जो नाम होता है वो होता है सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो सूक्ष्म भौतिकी में हमने आपको बताया था, सूक्ष्म मतलब क्या होता है बेटा? सूक्ष्म भौतिकी का मतलब होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा होता है बेटा। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है सूक्ष्म भौतिकी। इसके अंतर्गत जैसे किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे? तो माइक्रो सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत, या ठीक है, यानी मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हैं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म बोल सकते हैं, इसलिए हम समझाने के लिए यहां लिख दिया। तो जो हमारा ये सूक्ष्म की बात कर रहे थे, माइक्रो की, इसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हम नाभिकीय अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते बेटा, आकाशीय जो नाभिकीय अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे, परमाणु के अंतर्गत जो हमारे और छोटे छोटे परमाणु होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे? देखो, जैसे मान लो हम ये मान के चल रहे बेटा, जैसे हमने माना, जैसे मान लो कोई परमाणु एक ले लो, हमने मान लिया एक परमाणु, एक हमने अणु ले लिया, क्या है? H2 आपका अणु हो गया। H2 आपका क्या है? अणु है, सबे पता होगा। ठीक, H2 जब आपका अणु है तो ये दो जो H2 अणु है, इस अणु में कितने परमाणु मिले हैं? 2। तो आपका आंसर होगा सर H2 में 2 परमाणु मिले हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तभी तो एक बनता है H2 अणु। तो हाइड्रोजन में 2 अणु मिले हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक H यहाँ, दूसरा H यहाँ। समझना ध्यान से, एक H यहाँ और दूसरा H यहाँ।
इसी पर अब मुझे पता है बेटा, जो H होती है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, समझना ध्यान से। और जो दूसरा H होता है, मतलब H कोई सा भी हो, सबकी वैलेंसी तो वही रहेगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, इसकी भी वैलेंसी कितनी है, एक है एक। अगर हम बॉन्ड बनाएं तो ऐसे करके बॉन्ड बनाएंगे, ये इससे ले लेगा, इसके दो हो गई, और ये वाला क्या करेगा, ये इससे ले लेगा तो इसके ये दो हो गई, बन गया। अगर हम आपसे ये बोले बॉन्ड बताओ, बॉन्ड क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा H सिंगल बॉन्ड H। क्या बनेगा बेटा, H सिंगल बॉन्ड H बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं, ये जो दोनों दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये जो दोनों यहाँ जो आपको दो हाइड्रोजन परमाणु हाईलाइट कराए गए, दिखाए गए हैं, यहाँ पर जो आपको बेटा हाइड्रोजन परमाणु दो दिख रहे हैं, इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु को बांधने के लिए क्या लगा है, एक सिंगल बॉन्ड लगा है। ये सिंगल बॉन्ड क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं रासायनिक बंध। पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध। तो ये जो बंध है, ये मतलब किसी जैसी कोई भी दो चीजें बांधनी हो तो रस्सी से बांध देते हैं, इसी प्रकार ये दोनों हाइड्रोजन जो आपस में जुड़े हैं, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हैं। रासायनिक बंध तो केमिस्ट्री का शब्द हो गया, लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक बल। क्या बोलते हैं बेटा, नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक के अंतर्गत लगता है, तो नाभिकीय बल के नाम से फिजिक्स में हम इसे जानते हैं। कैसे, जैसे मान लो इधर का जो हाइड्रोजन है बेटा, इसका नाभिक, इधर का जो हाइड्रोजन है और इसका नाभिक, और जो उधर का नाभिक है इसका नाभिक, इन दोनों हाइड्रोजन के नाभिक आपस में बंधे हैं। इन दोनों नाभिकों के बीच में एक बल लग रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। क्या बोलते बेटा, नाभिकीय बल। ये बल लग रहा है और यही बल तो इन दोनों हाइड्रोजन को बांधने का कार्य करता है। अगर कहीं से बाहर से बल लगता है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि हमेशा प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगता ही है, लेकिन छदम होता है, अभी थोड़ी आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ समझ में आ गई। यानी मेरी कहने का मतलब था, इन दोनों हाइड्रोजन के मध्य में एक बल लगेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय बल। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब था, बस अभी हम आगे बताते हैं इसके बारे में। ये जो इसके अंतर्गत मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसके अंतर्गत मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटी, हमने क्या बताया बेटा, नाभिकों के बीच में जो बल लगता है, परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है, और नाभिकीय क्रियाओं में जो होती है, यानी हमारी जो नाभिक, जैसे पढ़ा होगा आपने, टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भौतिक, बहुत सूक्ष्म भौतिक विज्ञान होती है, उसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो हम माइक्रो भौतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतनी बात क्लियर है बेटा। यानी हम माइक्रो के अंतर्गत बड़े बड़े पिंडों, जैसे हमने बताया इतने की, जो हमने 5 पॉइंट लिखे, और जो माइक्रो है इसके अंतर्गत हम नाभिकीय अभिक्रियाएं, परमाणु, अणु, परमाणु के लगने वाला बल, नाभिकों के मध्य लगने वाला बल, अणुओं के मध्य लगने वाला बल, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बेटा, माइक्रोस्कोपिक। यानी हम क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, मूल, यानी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी? क्योंकि ये जो पार्ट है बेटा, इसके अंतर्गत बहुत विस्तृत रूप है, ये बीएससी और एमएससी तक चला जाएगा। ठीक है, बीएससी की लमसम, इंटर में कुछ पार्ट होगा, कुछ बीएससी में पढ़ने को मिलेगा, तो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने बता दिया कौन कौन पढ़ना है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं बेटा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ आपको जानकारी के लिए चैप्टर है कि हम किस चीज की जानकारी कहाँ से कर रहे हैं। हमने बताया था आपको कि कैसी फिजिक्स होती, मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, इस चैप्टर का मेन जो उद्देश्य है, एनसीईआरटी पैटर्न ने इसमें आपके सिलेबस में जो इंक्लूड किया है, तो मेन जो मुख्य तात्पर्य है इंक्लूड करें, वो ये है कि फिजिक्स का इंट्रो है, यानी भौतिक विज्ञान का यहाँ से परिचय दिया जाता है कि भौतिक विज्ञान का है, कौन कौन सी चीजें इसमें होती है। ठीक बेटा, तो परिचय का मतलब चाहे छोटा भी परिचय हो सकता है, और आप चाहो इंट्रो बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, आज का नया टॉपिक जो हमारा है, यहां तक समझ गए नाभिकीय, अभी आगे आएगा फिर हमें और समझेंगे। तो यहां से हम बात करते हैं प्रकृति में बल, यानी हमारी जो प्रकृति है, ठीक, हमारी जो प्रकृति है बेटा, इस संसार में कितने बल हैं उनके, वैसे तो संसार में बहुत होंगे, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अनुसार जो होते हैं प्रकृति में बल, जो मतलब ऐसे बोलते हैं नेचुरल जो फोर्स होते हैं, यानी प्रकृति में जो बल होते हैं, उन बलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकृति में बल कौन कौन से होते देखते हैं। प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं।
क्या बताया बेटा हमने, जो प्रकृति होती है नेचुरल फोर्स, जो प्रकृति के नेचुरल फोर्स होते हैं वो आपके 4 प्रकार के नेचुरल फोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, तो सबसे पहला होता है उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में जो सबसे पहला फोर्स है, सबसे पहला बल होता है, पहला मतलब कुछ भी क्रम से हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो प्रकृति का पहला जो बल है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो बल होता है उसका नाम है बेटा विद्युत चुंबकीय बल, या इसे विद्युत बल भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसे हम प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा जो होता है उसे बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। याद है अभी हाल हमने आपको बताया था इसके बारे में, बताया था अभी हम इसके बारे में आपको बता चुके ये क्या होता है। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में। देखो पहले थोड़ा इधर देखो, बीच में माउस आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। चलो हम बात करते हैं ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, किसकी बात करते हैं बेटा, गुरुत्वाकर्षण। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बेटा आपके 9th के सिलेबस में था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बेटा, हमारी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी के अंतर्गत ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आपने इसके बारे में थोड़ा सा आपको इस तरह से भले याद हो कि जब हम कोई वस्तु जमीन से ऊपर को उछालते हैं और वो वस्तु लौट कर पुनः जमीन पर आ जाती है, तो उस वस्तु किस गुण के कारण जमीन पर आती है, गुरुत्व, उस पर एक बल लगता है। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन लगाती है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर लगाती है। ऐसे आपने याद पढ़ा होगा शायद दिमाग में, तो वही आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल है। हमने बताया बेटा दूसरा जो होता है उसका नाम है, दूसरा जो है बेटा उसका नाम है विद्युत चुंबकीय बल, यानी विद्युत चुंबकीय बल को हम विद्युत बल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मतलब प्रकृति में चुंबक मतलब चुंबक से ही संबंधित है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय बल यानी इसे हम विद्युत बल भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। तो दूसरा जो बल है बेटा विद्युत बल, इसके बारे में आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, जरूर पढ़ा होगा। यानी विद्युत चुंबकीय बल वही जैसे हम लोग बल लगाते हैं, आकर्षण बल, बिजली जाती है उसके अंतर्गत बल लगता है, ठीक है। चुंबक वाला बल, विद्युत बल, ये आपने पढ़ रखा होगा। ये आता है बेटा प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और दूसरा होता है बेटा दुर्बल नाभिकीय बल। पढ़े हैं, इन दोनों को थोड़ा समझ लो, फिर हम एक एक अभी हम रोज एक एक के बारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितने भी हो जाएंगे, आज 1-2 हो जाएंगे, कल करा देंगे बाद बाकी मैं डेरिवेशन शायद। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, इनको थोड़ा समझ लो, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल के बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया था बेटा। हमने क्या बताया था कि कोई भी दो ले लो, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, एक और ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, सब पता है कि मान लो किसके द्वारा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड लगता है, क्योंकि O2 क्या होता है, सबको पढ़ा होगा बेटा, O2 क्या होता है, O2 आपका होता है अणु, क्या होता है, अणु। तो O2 आपका होता है अणु, और ये जो O होता है, O क्या होता है, परमाणु। तो दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तभी, दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ेंगे तभी तो अणु बनेगा। तो इन दोनों परमाणुओं के बीच में डबल, ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते, पता है। लेकिन ये जो बॉन्ड तो लगे होते, बंध तो लगे होते हैं, लेकिन इन दोनों परमाणुओं को कोई ना कोई तो बांधे रखता है, अर्थात इनके बीच में एक बल लगता है जो इन दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं के नाभिकों को आपस में बांधे रखता है, ठीक है। जो इन दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं के नाभिकों को आपस में बांधे रखता है, उसको हम बोलते हैं नाभिकीय बल। क्या बोलते बेटा, नाभिकीय बल। अब याद रहेगा बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन है तो इसका नाभिक, और इधर ऑक्सीजन इसका नाभिक, दोनों के नाभिक आपस में बंधे हैं तभी एक दूसरे से बंधे, इधर उधर जा नहीं पा रहे, इसलिए इसको हम क्या बोलते बेटा, नाभिकीय बल। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। ये शब्द आपने पढ़ा होगा बेटा, ये किसमें पढ़ा होगा, याद है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, याद है, हाँ। तो प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, प्रबल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ऐसे याद रखो। दुर्बल का मतलब होता है वीक। तो प्रबल नाभिकीय बल का मतलब ऐसा जब दो परमाणुओं के मध्य में बहुत ही अटूट, बहुत ही सख्त बल लगता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्यों बेटा, ये सख्त क्यों होता है, थोड़ा समझ लो इसके बारे में। हमने बताया बेटा ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है संसार की प्रत्येक वस्तु पर लगता है, संसार की प्रत्येक वस्तु मतलब ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर लगता है। कैसे लगता है, जैसे मान लो हमारी यहाँ पर पृथ्वी है और ऊपर सूरज है, चंद्रमा है, तो
चंद्रमा और सूरज यहाँ से हैं बहुत दूर, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में बल लगता है। अब जी ये मतलब है कितना लगता है, यहाँ से ज्यादा ज्यादा छदम तो हो जाता है, लेकिन कहने के लिए लगता तो है बस। तो जब बेटा यहाँ से चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण मतलब इसके बीच में जो छदम जो भी लगता है, संसार की प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो आपके ऑक्सीजन है, ध्यान समझना, फिर देख लो, हम साफ कर दें। अब देखो ठीक है, आपको बहुत प्रॉब्लम, देखो हमें पता है, देखो फिर एक बार देख लो, हमने बताया आपको एक ऑक्सीजन, हमने बताया ये आपने एक नाइट्रोजन ले लिया, ठीक, और एक दूसरा नाइट्रोजन ले लिया। तो नाइट्रोजन को आपस में जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड लगाते हैं, तो पता होगा बैलेंसी 3 होती है, इनमें कितने बॉन्ड लगते हैं 3। नाइट्रोजन को जोड़ने के लिए आपस में तीन बॉन्ड का यूज करते हैं, आपने कर लिया। अब आपको पता होगा नाइट्रोजन को जोड़ने के लिए आपस में हम 3 बॉन्ड का कार्य करते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड लगाते हैं। अब इन दोनों नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, नाभिक जोड़े अर्थात नाभिकीय बल लग रहा है, यार हमने बताया था। जब नाभिकीय बल लग रहा है तो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल संसार की प्रत्येक वस्तु पर लगता है, तो हम ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल इन नाइट्रोजन पर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी आपस में जुड़े अलग अलग नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यही है, गुरुत्वाकर्षण बल संसार की प्रत्येक वस्तु पर लगता है, लेकिन ये बहुत ही दुर्बल होता है, नगण्य होता है, छदम होता है। इन पर नाभिकीय मतलब लगता तो है इन पर, लेकिन इस प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में ये गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। क्या बताया हमने, ये जो प्रबल नाभिकीय बल लगता है इन दोनों नाभिकों के बीच में, इतनी बात बताई, यानी प्रबल नाभिकीय बल जो होता है इन परमाणुओं के मध्य नाभिकों को बांधे रखता है, वो जो प्रबल नाभिकीय बल है वो इस गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक लगता है, अर्थात प्रबल होता है, सख्त होता है। इसलिए इन दोनों परमाणुओं पर सिर्फ नाभिकीय बल वर्क कर पाता है और गुरुत्वाकर्षण बल छदम हो जाता है, हट जाता है। इतनी बात क्लियर आई बेटा। और दुर्बल का मतलब होता है वीक। अब बताओ यहां तक समझ में आया धीरे धीरे या नहीं आया? अब तो क्लियर हो गया होगा, इन दोनों परमाणुओं को बांधे रखता है वो नाभिकीय बल कहलाता है और वो आपका छदम बल कहलाता है। ठीक है, चलो अब आज हम बात करते हैं, अब आगे से बात करते बेटा सबसे पहले। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक जो उठाते हैं वो उठाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और हम एक के बारे में समझेंगे। ठीक है, ऐसा समझना, यहाँ पर ये मत लेना कि गुरुत्वाकर्षण बल है, हम डेरिवेशन आप करा देंगे, समझा भी देंगे। ये आपको जैसे ही आपका ये आता है विद्युत चुंबकीय बल, ये हम देखो शायद इस टॉपिक में हो जाएगा, नहीं तो कल करा देंगे, कल वाली वीडियो में। ठीक है बेटा, ये इन दोनों की सिर्फ डेफिनेशन होती है, कोई डेरिवेशन नहीं। ये जो विद्युत चुंबकीय बल यानी विद्युत बल है, ये आपका सही तरह से इंटर में सबसे पहला डेरिवेशन पढ़ेंगे, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इंटर में आपको पढ़ने को मिलेगा ये, लेकिन यहाँ पर इसकी इंट्रोडक्शन है तो आप पढ़ाते। तो अब आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल, अभी हाल हमने आपको एक छोटी सी बात बताई बेटा, गुरुत्वाकर्षण वो बल होता है संसार की प्रत्येक वस्तु पर लगता है। देखो, यानी किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, समझ में आया? यानी किन्हीं दो पिंडों के मध्य, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन कोई सी भी दो वस्तुएं ले लो, किन्हीं दो पिंडों के मध्य, किसके कारण, उनके द्रव्यमान के कारण, और किसी कंडीशन नहीं, उनके द्रव्यमान के कारण। जैसे मान लो द्रव्यमान किसी का कम ज्यादा दूरी पर निर्भर करता है, आगे हम बताएंगे, लेकिन उनके द्रव्यमान के कारण उनके मध्य जो बल लगता है, कौन सा बल, वो आकर्षण बल लगता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है, अभी बताते हैं आपको। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इसे याद रखना, ये काम की चीज है बहुत। ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है बेटा, ये आपका सिर्फ आकर्षण बल होता है, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये कैसा है, गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आपका आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं होता। कैसे क्लियर करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर कर लो। देख कैसे हमने बताया कैसे ये सिर्फ आकर्षण बल होता है। देखो हमने बताया, जैसे मान लो कोई ऐसा समझ लो, जैसे मान लो एक ये छोटी सी वस्तु ले ली, और एक ये हमने वस्तु ले ली आपकी। ठीक है, दो वस्तुएं आपस में रखी हैं, छोटी छोटी रखी। इन दोनों वस्तुओं के मध्य एक कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल लग रहा है। ठीक है, ये यहां से खींच दो,
ये लग रहा है बल। ये बल कौन सा लग रहा है बेटा? ये बल लग रहा है आपका आकर्षण बल। इन दोनों वस्तुओं को आपस में मतलब इनके पास एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, इसलिए इसका नाम होता है आकर्षण बल। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय बल होता है बेटा, यानी विद्युत बल होता है, वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। कैसे होता है देखो, जैसे हमने बताया वो दोनों प्रकार का होता है, ऐसे बताएंगे लेकिन समझ रहे हो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बताया एक आपकी वस्तु ये है, मान लो सेम ऐसी ले लो, ठीक है, ये एक वस्तु ये है, ठीक, और दूसरी वस्तु आपकी ये है, ठीक। इन दोनों वस्तुओं पर कुछ आवेश है, मान लो ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु पर आपका आवेश है, वो हमने मान लिया कितना आवेश है, इस वस्तु पर आवेश हमने मान लिया, इस पर आवेश है +2 कूलाम का। कितने का आवेश है बेटा? +2 कूलाम का आवेश है, ठीक है। हमने मान लिया इस पहली वाली वस्तु पर +2 कूलाम का आवेश है, ठीक है। जब +2 कूलाम का आवेश है और ये जो वस्तु है दूसरी वाली, ये दूसरी वाली वस्तु पर कुछ मान लो, हमने मान लिया इस दूसरी वाली वस्तु पर आवेश है, वो है आपका कितना? वो है आपका कितना? +3 कूलाम का आवेश है, ठीक है, +3 कूलाम का आवेश। अब जब एक पर बेटा 2 कूलाम का और एक पर 3 कूलाम का आवेश, इनके मान से मतलब नहीं, सिर्फ ये पता करो इस पर भी पॉजिटिव आवेश और इस पर भी पॉजिटिव आवेश, दोनों पर कैसा आवेश है? दोनों पर पॉजिटिव आवेश है। दोनों पर जब पॉजिटिव आवेश है बेटा, जब दो सेम आवेश वाली वस्तुएं होंगी तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती, अतः ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। अगर इन पर वस्तुएं नहीं होंगी, क्या होंगी? ये नाभिक होंगे, या कोई वैसे बोल सकते, पिंड बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स की भाषा में बोल सकते हैं। इस पर 2 कूलाम का आवेश, इस पर 3 कूलाम का, लेकिन है दोनों पर पॉजिटिव आवेश, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। अगर इसका उल्टा कर दें, इस पर कर दें -5 कूलाम का आवेश और इस पर हम यही रहने दें +3 कूलाम का आवेश, तो इन दोनों के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सिर्फ आकर्षण बल होता है, और जो विद्युत बल होता है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल की फिजिक्स में, जब आपने आवेश पढ़ा होगा वहां पर रखा होगा। यानी जब दो वस्तुओं पर यदि समान आवेश है, सेम प्रकार का, यानी यदि दोनों वस्तुओं पर बेटा पॉजिटिव आवेश है तो भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी, या दोनों पर निगेटिव आवेश है तो भी प्रतिकर्षित होंगी। दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ हमेशा आकर्षित तब होंगी जब दोनों के मध्य विपरीत आवेश होगा, ठीक है। जैसे एक और समझ लो, जैसे मान लो एक व्यक्ति बहुत पैसा वाला है और एक व्यक्ति थोड़ा सा निम्न है, कम पैसा वाला है, तो क्या करेगा? उन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि पैसा वाला व्यक्ति अगर 2-4 गाली भी दे देगा छोटे गरीब व्यक्ति को तो वो सहन कर लेगा। क्यों? क्योंकि कल अगर उसका कुछ काम पड़ेगा तो वो पैसा वाले व्यक्ति चला सकता है। लेकिन दोनों लोग यदि पैसा वाले हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं। क्यों? वो कहेंगे हम तुमसे नहीं कम, वो कहेंगे हम तुमसे नहीं कम, तो हमारा तुमसे क्या काम, ठीक है। ये तो बात होती रहेगी ऐसी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमारा जो डेरिवेशन था, ये तो बात समझ में आ गई बेटा, कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी लगने वाला कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। अब हम बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल नियम दिया, ये न्यूटन साहब ने दिया, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? देखो, न्यूटन साहब ने हमें बताया था किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कोई आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती। यानी कोई भी अगर दो वस्तुएं हैं और उनका जो द्रव्यमान होता है, उनका दो वस्तुएं बेटा, उनका कुछ द्रव्यमान होगा, उन दोनों वस्तुओं का यदि कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, इधर देख लो, इधर ये देखो चित्र ले, ठीक है, बिना उसके आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इधर, अब देखा सही से, ठीक है। देखो, एक वस्तु ये है, यानी हमारी कहने का मतलब है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, कितना द्रव्यमान है m1, और दूसरी जो वस्तु है उसका द्रव्यमान है m2। तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया उनके मध्य लगने वाला कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल, उनके द्रव्यमानों के कैसे गुणनफल के। तो बेटा इन दोनों को जो द्रव्यमान है इनका गुणनफल करोगे तो क्या बनेगा? तो गुणनफल क्या बनेगा बेटा? यही तो बनेगा m1 क्या बनेगा बेटा? m1 और इंटू m2 क्या बनेगा?
क्या बनेगा बेटा, यहाँ से आपका यहाँ से बनेगा m1 इंटू m2, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका दो शब्द बनेंगे बेटा m1 इंटू m2 बनेगा। ये दोनों वस्तुएं इनका जो गुणनफल बनेगा वो बनेगा m1 इंटू m2 गुणनफल बनेगा। उसके कैसे होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इनके मध्य जो बल लगेगा वो इन दोनों द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है। और इनकी जो बीच की दूरी होगी उसके कैसे होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता। ये याद रखना, अभी हम डेरिवेटिव आगे आएगा चित्र शायद समझाएंगे, ठीक है, परेशान ना हो, अभी सब समझ में आए क्लियर सी। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये न्यूटन साहब ने कहा था और इसी के अनुसार हमारा डेरिवेशन होता है। देखो हम मान के चल रहे, ये मेरे पास एक दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक m1 और एक m2, ठीक है। m1 m2 आपकी दो वस्तुएं हैं, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे कुछ दूरी पर स्थित हैं। पहली वस्तु का है द्रव्यमान m1 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है m2। इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली बेटा, r, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच की दूरी हमने r मान ली, ठीक। आगे चलो, अब आ जाओ अपने टॉपिक पर। अभी हाल हमने बताया था, क्या बताया था, आवाज़ो पीछे वाले टॉपिक पर। अभी हाल हमने जस्ट पीछे आपको हमने बताया था कि इनके मध्य जो बल लगेगा, हमने बताया था, मान लो इन दोनों वस्तुओं के मध्य बल लग रहा है, उसे हमने मान लिया F। ऐसे मान सकते, कोई दिक्कत है, मानने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, हाथी घोड़ा, सही है। आपने मान लिया, आपने यहाँ से मान लिया F आपकी एक वस्तु है, ठीक है, क्या है, F आपकी एक वस्तु, सॉरी F आपकी वस्तु नहीं, F आपका एक बल है। कौन, इन दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल लग रहा है, इसका नाम है F, ठीक। तो F मान लिया। F अनुक्रमानुपाती, अभी पीछे बताया था बेटा, F जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, देख लो, फिर इधर देख लो, थोड़ा सा इधर देख लो, हमने आपसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया। यानी जो F होता है, F हो गया, ये बन गया F जो होता है बेटा वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे करके चल रहा, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, ये आपका अनुक्रमानुपाती होता है किसके, m1 और m1 इंटू m2 यही होगा। तो m1 इंटू m2 दोनों के कैसे होता है, m1 इंटू m2 दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पीछे बता चुके बेटा, ठीक, इन दोनों का अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। एक लाइन ये बन गई। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया था इनके मध्य जो बल लगेगा, क्या लगेगा बेटा, बल, मतलब इन दोनों वस्तुओं के मध्य जो बल लगेगा ये F, वो इनके बीच की दूरी के कैसे होगा, इनकी बीच की दूरी के, क्या बताया, इनके बीच की दूरी के कैसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब मुझे पता है सबसे पहला था लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या किया बेटा, इस पहले नियम, मतलब इस, ये मान लो पहला नियम हो गया, समझ लो, ऐसा समझ लो पहला कथन हो गया, ठीक है, जो पीछे कूलाम साहब, सॉरी न्यूटन साहब ने बताया था। मतलब कथन एक और कथन दो, कथन एक और कथन दो, दोनों को आपस में हमने मिला दिया, तो हमारा क्या बन गया बेटा, हमारा बन गया F, ऐसे बनेगा F। अनुक्रमानुपाती का जो भी आपका था कांस्टेंट वाला वो यहाँ लगा दिया, क्या बन गया F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में r² आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप पता है बेटा, जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया जिसका नाम है F। यानी क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r²। जहाँ G क्या है, जहाँ G एक नियतांक है, याद रखना बेटा, इसका एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपको क्या बताया बेटा, इसके बीच में जो हमारा एक बल लग रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक हमारा बल लग रहा है, इधर थोड़ा सही नहीं चल रहा है इसका, है इधर रखो, इसको हम इधर रखे दे, ठीक है बेटा, माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, सेल खत्म हो गया लगता है। देखो इनके बीच में जो एक लगता है, ये कैपिटल G, क्या लग रहा है बेटा, कैपिटल, अरे इनके बीच में एक लग रहा है कैपिटल G लग रहा है। ये जो कैपिटल G लग रहा है, काम ही नहीं कर रहा माउस, इनके बीच में जो कैपिटल G लग रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इस कैपिटल G को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इस कैपिटल G को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं,
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। इस कैपिटल जी को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। ठीक है, इस कैपिटल जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक बोलते हैं, याद रखना। इसका जो मान होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक का जो मान होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक का मान होता है बेटा, पढ़ा होगा 6.6, याद रखना ये मान काम का है। ठीक है, 6.67 इंटू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कितना बताया हमने, इंटू 10 की पावर -11। इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। ठीक है, ये कैपिटल जी जो होता है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक, जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। यहां तक कोई दिक्कत, पहले ये बताओ, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, अच्छी बात है बेटा। एक और बात बता दे बेटा, ये जो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती यहीं से हम पता लगा लेते। जैसे अभी हाल हमने बताया था, ये जो कैपिटल एफ होता है वो इन दोनों द्रव्यमानों के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो बस हम कह सकते यदि दो वस्तुओं के बीच में द्रव्यमान का मान बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। यदि दो राशि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं तो यदि आप एक चीज का मान बढ़ाएंगी तो दूसरी चीज का मान बढ़ेगा, और यदि दो राशि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो आप एक चीज का मान बढ़ाएंगी तो दूसरी चीज का मान घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का होता है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे याद कर लो, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्ती। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही चीज होती है, बुकों में अलग अलग लिखा होता है, एक ही चीज होती है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों का मतलब दोस्ती समझ लो, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दुश्मन। आपने पता होगा बेटे, दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति यदि आपस में दोस्त हैं तो एक व्यक्ति अगर कोई अच्छा, उसे अगर फायदा होगी दूसरा व्यक्ति खुश होगा, और दोनों यदि दुश्मन हैं तो एक व्यक्ति को अगर फायदा होगी दूसरा दुखी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी को। अब बेटा ये जो हमने गुरुत्वाकर्षण बल नियम पढ़ा है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ गुण हैं कि ये काम के हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के जो गुण हैं कौन कौन से हैं, देखो, ये सदैव आकर्षण बल होती है। अभी हमने पीछे बताया था बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये हमेशा आकर्षण बल होता है, कभी प्रतिकर्षण बल नहीं होता, याद रखना, कंपटीशन लेवल का है ये। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। दूसरा बात, ये प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है, हमने बताया था बेटा। जो आकर्षण बल होता है ये प्रकृति में बहुत ही दुर्बल होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। जैसे हमने बताया परमाणु प्रत्येक वस्तु पर लगता है, लेकिन परमाणुओं के बीच जो प्रबल नाभिकीय बल लगता है वो ज्यादा होता है, इसलिए दो परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कैसे, देखो हमने क्या बताया, ये दूरी संबंधी, दूरी हमने बताया था, ये मान लो एक बल लग रहा है, कौन सा बल मान लिया, एफ, समझे ना, एफ मान लिया, तो हम क्या कहेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती कहेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती कहेंगे। ठीक बेटा, इसके बाद हमने बताया एफ अनुक्रमान दूर व्युत्क्रम, हमने बताया इनके बीच की दूरी के कैसे होता है, बताओ, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताया था पीछे, यानी कैपिटल एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², पीछे बताया था। वही तो यहाँ कहा है, क्या कहा है, यह दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, यानी इनके जो बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। सही है। अगला जो पॉइंट है वो है यह बहुत लंबी दूरी पर भी कार्य करता है। हमने बताया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी आकर्षण बल लगता है, लेकिन जैसी दूरी बढ़ती जाएगी इनके बीच आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। दूरी बढ़ती जाएगी तो आकर्षण बल का मान कम होता जाए। क्यों? क्योंकि हमने आपको यहां बताया, देखो यही समझो, सब कुछ सूत्र सही निकाल सकते बेटा। देखो हम आपसे पूछे ये एफ जो होता है बल वो दूरी के कैसे होता है, तो आप कहेंगे सर जी व्युत्क्रमानुपाती। अभी हाल हमने बताया व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दुश्मन। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक व्यक्ति ज्यादा बड़ा पैसा वाला होगा दूसरे व्यक्ति को कष्ट होगा, वो सूख जाएगा, निवल हो जाएगा, घट जाएगा। सही है। और वो भी कितना घटेगा, इसके दुगने के बराबर घट जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आई। यह बहुत लंबी दूरी पर भी कार्य करता है। आगे हम बात करें तो क्या होता है, ये संरक्षी बल होते हैं। कैसे होते हैं? संरक्षी बल। ठीक है, संरक्षी और असंरक्षी बल जब अभी आपको पढ़ाएंगे हम तब आपको समझ में आएंगे, आपका लगभग 8-10 चैप्टर का ही पढ़ाएंगे।
ठीक है। संरक्षी असंरक्षी ये दो कंजर्वेशन होते हैं, न्यूटन साहब ने बताया था। तो जो हमारी निकाय होते हैं, निकाय का वही समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा नहीं, मतलब दो वस्तुओं के बीच में बल लगता है ऐसे समझ लो, फिर आप वही क्लियर होगा। ठीक है, ये मतलब दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसी तरह का होता है संरक्षी। संरक्षी बल दो वस्तुओं को पीछे कर दे। ठीक है, तो यहां से बेटा गुरुत्वाकर्षण जो नियम था उसके बारे में हमने सही से पढ़ा। आशा है आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। ठीक है, और एक और जो पॉइंट बचा वो बचा, ये केंद्रीय बल होते हैं, मतलब केंद्र की ओर कार्य करते हैं। ठीक है, इसी के हमें लग रहा है कि आपको सही से समझ में आया हुआ इतना। ठीक है, इसी के साथ ही यहां से, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमें लग रहा है इतना आज ये वीडियो कॉल बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेने की सोच रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आपको एक बात बता दें बेटा, ये जो आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होगा या चैप्टर से पहले ही हम आपको एक पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ में आपका पहला चैप्टर पूरा डिटेल से लिखा होगा, बस उसको कॉपी में नोट कर लेना। जो भी हमने वीडियो में चीज़ें बताई वो अपनी तरफ से मिला करके अपनी भाषा में लिख लेंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई बात नहीं है। बस इस चैप्टर के बाद जो आपका चैप्टर चलेगा उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी सारी चीज़ें चलेंगी। बस यही एक चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ना कोई डेरिवेशन करा दिया, वैसे ये डेरिवेशन इसमें इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। ठीक है, आशा है आपको सही से समझ में आया होगा, और जो भी आपकी क्यूरी हो, अच्छे जैसा भी लगे वो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, हम आपके कमेंट्स के इंतज़ार करेंगे। ओके, ठीक है, इसी के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्ति की ओर कर रहा हूँ। पढ़ते रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। ओके, गुड।